तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे प्रेरक कहानी के बारे में। ये कहानी है कि कैसे करोड़ों लोग, सोचिए करोड़ों लोग, अपनी तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक साथ आए और उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे डाली। ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक राष्ट्र के बनने की कहानी थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए इस तस्वीर को, ये साल 1919 की है। सड़कों पर ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है ना, ये उस दौर में एक आम नज़ारा बन गया था। मतलब इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये आंदोलन किस पैमाने पर फैल चुका था। हर तरफ लोग थे, एक जुनून था। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर ये हुआ कैसे? इतने अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग के लोग एक साझा मकसद के लिए एक साथ आ कैसे गए? आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से, यानी 1919 के बाद के उन हालातों से जिन्होंने पूरे भारत में, आप कह सकते हैं, गहरे असंतोष की आग को भड़का दिया था। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने ना भारत की आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्थितियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। एक तरफ तो डिफेंस पर खर्चा आसमान छू रहा था और ये पैसा आ रहा था कर्ज और टैक्स से। दूसरी तरफ 1913 से 1918 के बीच चीजों की कीमतें लगभग दुगनी हो गईं। सोचिए आम आदमी पर क्या बीत रही होगी। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और मानो इतना काफी नहीं था, 1918-21 में फसलें भी खराब हो गईं, खाने की कमी हो गई और ऊपर से अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी ने करीब करीब 1.2 से 1.3 करोड़ लोगों की जान ले ली। लोगों को एक उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो शायद मुश्किलें कम होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ठीक इसी निराशा भरे माहौल में 1915 में एक शख्स भारत लौटता है, महात्मा गांधी, और वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा आइडिया लेकर आए थे। इस तरीके का नाम था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह था क्या? इसका जो मूल विचार था वो था सत्य की शक्ति। मतलब अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको सामने वाले से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की, किसी हथियार की जरूरत है ही नहीं। और यहाँ देखिए गांधी जी के अपने शब्दों में, वो कहते हैं सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रह तो आत्मबल है, मतलब सोल फोर्स। एक ऐसी ताकत जिसमें आप अपने दुश्मन को तकलीफ नहीं पहुंचाते। ये अहिंसा का वो परम धर्म था जिसके बारे में गांधी जी का मानना था कि यही वो चीज़ है जो सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ सकती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। गांधी जी ने भारत आते ही इस आइडिया को आजमाया। 1917 में चंपारण में किसानों के लिए, फिर खेड़ा में, और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए उन्होंने छोटे छोटे सत्याग्रह आंदोलन चलाए। और जानते हैं क्या? हर बार उन्हें कामयाबी मिली। इससे ये साबित हो गया कि ये तरीका काम करता है। इन शुरुआती कामयाबियों से जाहिर है हौसला बढ़ा, और फिर गांधी जी ने 1919 में एक राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश में सत्याग्रह करने का फैसला किया। और इसकी वजह थी रॉलेट एक्ट। अब ये एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजी सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी पॉलिटिको कैदी को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। सोचिए कितना अन्यायपूर्ण था। सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो बेहद क्रूर थी। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने एक शांति से प्रोटेस्ट कर रही भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। और डायर ने बाद में खुद कहा था कि उसका मकसद सत्याग्रहियों के मन में दहशत और खौफ पैदा करना था। ये एक सोची समझी क्रूरता। इस बर्बरता के जवाब में अब एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला था 1921 में, असहयोग आंदोलन। और ये पहला ऐसा जन आंदोलन था जिसने सच में अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ ला खड़ा किया। नारा एक ही था, स्वराज। लेकिन एक मिनट, क्या हर किसी के लिए स्वराज का मतलब भी एक ही था? शायद नहीं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये मतलब कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। तो देखिए, शहरों में जो मिडिल क्लास थी उनके लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने तो अदालतें ही छोड़ दी। लेकिन अगर आप शहरों से निकलकर गांवों में जाएं तो वहां कहानी बिल्कुल अलग थी। अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था ऊंचे लगान से छुटकारा और जालिम जमींदारों के अत्याचार से आजादी। वो बेगार का अंत चाहते थे,
मतलब बिना पैसे के काम करवाने की जो प्रथा थी उसे खत्म करना चाहते थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों को देखिए। उन्होंने स्वराज का मतलब अपने हिसाब से निकाला। उनके लिए आज़ादी का मतलब था जंगलों पर अपने पुराने हक को वापस पाना, और इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त छापामार आंदोलन भी छेड़ दिया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक घटना हुई। एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसक हो गया, और जैसे ही ये खबर गांधी जी तक पहुंची, उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्हें लगा कि लोग अभी इतने बड़े जनसंघर्ष के लिए अहिंसक तरीके से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो आंदोलन तो रुक गया, पर संघर्ष की जो आग थी ना, वो बुझी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अब कहानी के अगले और शायद सबसे यादगार चरण की बारी थी। एक ऐसा आंदोलन जो एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रतीक के चारों ओर बुना गया था, और वो प्रतीक था नमक। इसकी शुरुआत हुई इस ऐतिहासिक नमक मार्च से। यही वो घटना थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की नींव रखी। जरा इस दूरी के बारे में सोचिए, 240 मील। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय शहर तक 240 मील पैदल चले थे। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। और इस सफर में उन्हें लगे पूरे 24 दिन, हर रोज लगभग 10 मील चलना। ये वाकई एक महायात्रा थी जिसने पूरे देश का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो सवाल ये है कि ये सब नमक के लिए क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और इस पर टैक्स लगाना ब्रिटिश राज के सबसे दमनकारी चेहरे को दिखाता था। तो गांधी जी ने इसी नमक कानून को तोड़कर सांकेतिक रूप से पूरे ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी। ये आंदोलन वाकई जबरदस्त था, पर हमें ये भी समझना होगा कि इसके अंदर भी अपनी जटिलताएं थी। मतलब एकता तो थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ गहरी अंदरूनी दरारें भी थीं। एक बहुत बड़ा मुद्दा था सामाजिक न्याय का, खासकर दलितों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर। यहाँ दो बड़े विचार आमने सामने थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो मानते थे कि अस्पृश्यता को दिलों को बदलकर खत्म किया जा सकता है, और वो दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे। दूसरी तरफ थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक सशक्तिकरण यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही दलितों की सामाजिक समस्याओं को हल कर सकता है। ये राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर की एक बहुत बड़ी और अहम बहस थी। इसके अलावा एक और चुनौती थी। कांग्रेस और मुस्लिम राजनीतिक संगठनों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ रहा था। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर दोनों के बीच गहरे मतभेद थे, और इस वजह से एक मजबूत एकजुट संघर्ष खड़ा करने की कोशिशें बार बार कमजोर पड़ जाती थीं। अब इन राजनीतिक मतभेदों के बीच ना एक और चीज हो रही थी, वो थी प्रतीकों के जरिए एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत माता की ये दो तस्वीरें। एक तरफ देखिए, वो एक तपस्विनी की तरह शांत और आध्यात्मिक हैं, और दूसरी तरफ वो शक्ति और अधिकार का प्रतीक हैं, हाथ में त्रिशूल लिए। ये दिखाता है कि राष्ट्र की कल्पना को लेकर भी अलग अलग विचार थे। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट था, ये कोई एक आवाज नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा राष्ट्र उभर रहा था जिसमें कई सारी आवाजें थीं। और हाँ, ये सभी आवाजें औपनिवेशिक शासन से आज़ादी चाहती थीं, भले ही उनके लिए उस आज़ादी का मतलब और उसे पाने का रास्ता अलग अलग क्यों ना हो। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम और आज भी प्रासंगिक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अनेक आवाज़ों वाला एक राष्ट्र अपने भीतर सामंजस्य कैसे बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस ऐतिहासिक संघर्ष को आज की चुनौतियों से सीधे सीधे जोड़ता है।